गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है। तो मैं आशीष हसीन अपने सारे गेस्ट का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो हम सेबी के साथ कर रहे हैं गुड़ प्रोडक्ट के ऊपर। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आपको अगर मेरी आवाज क्लियर है और अगर मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है तो एक बार चैट बॉक्स में जो ये Q&A है इसके अंदर अपना जवाब लिख दीजिए अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है और प्रेजेंटेशन दिख रही है तो। ओके, ग्रेट। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा एक चार्ट है जिसके ऊपर कमोडिटी एक्सचेंजेस जो हम आज के दौर में जो पहुंची हैं तो इनका कैसे एवोल्यूशन हुआ है। तो 19वीं सदी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन ने कमोडिटी ट्रेडिंग में स्टार्ट किया था। उसके बाद 1910 से 1930 के बीच में कई सारी कमोडिटी स्पेशली ऑयल सीड्स और रॉ जूट के अंदर इसके अंदर ट्रेड बढ़ा था। और अभी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन 1953 में स्थापित की गई इस पूरे कमोडिटी व्यापार को रेगुलेट करने के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऑफ एंड ऑन बैन चलते रहे 20वीं सदी में, और 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दी, जिसके चलते कुछ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस ने अपना काम 2003 से चालू किया और अभी 2015 में सेबी एज अ रेगुलेटर ज्वाइन किया है। तो ये स्ट्रक्चर है कमोडिटी एक्सचेंजेस का इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके अंडर सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है सारी नेशनल एक्सचेंजेस को, जो कि है एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी और बीएससी। तो देर आर टोटल 91 कमोडिटीज जिनको डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है। ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें सितंबर 2015 से, तो जो हमारी प्रोग्रेस हुई है जब से सेबी ने टेक ओवर किया है एज अ रेगुलेटर, तो जून 2017 में सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शंस को अलाउ किया और कैटेगरी 3 एआईएफ्स को अनुमति दी। वहीं सितंबर 2017 में सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग आर्म जो थी उनको इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ किया और बैंक सब्सिडरीज को भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलाउ किया। वहीं जो बैंक्स थे उनको अलाउ किया टू पार्टिसिपेट एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। 2018 सितंबर में एफपीआईज को, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको अलाउ किया कि वो अपना जो भी एक्सपोजर इंडियन मार्केट्स में रहता है उसको कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हेज कर सकते हैं। वहीं मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस को अलाउ कर दिया कमोडिटी डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में, और जून 2019 में कमोडिटी के इंडेक्सेस को अलाउ कर दिया लॉन्च होने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजेस के ऊपर। लिस्टेड कमोडिटीज जो है अभी एनसी जो हम देख रहे हैं वो सीरियल एंड पल्सेस सेक्टर है, स्पाइसेस है, फाइबर्स है, ग्वार कॉम्प्लेक्स और ऑयल एंड ऑयल सीड्स, ये 5 हैं। और इनके अंदर हम देख रहे हैं ये सारी कमोडिटीज अभी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। और वहीं हम कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बीच में अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंसेस हैं, तो कमोडिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्चुअल डिलीवरीज से सेटल होती हैं, जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं ज्यादातर हम देखते हैं वो कैश सेटल्ड होती है, उनमें जो भी प्रॉफिट लॉस रहता है बस दैट एक्सचेंजेस हैंड्स। तो उसमें कुछ फाइनेंशियल मतलब वो नहीं रहता, डिलीवरी ना कोई फिजिकल डिलीवरी रहती है, उसके अंदर सिर्फ कैश सेटलमेंट होती है। वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो क्योंकि फिजिकल कमोडिटी से जुड़ी हुई है तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी के डिफरेंसेस उसके अंदर आते रहते हैं। वहीं
फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में क्योंकि लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर बाजारों में, तो काफी सारी इसके अंदर अलग अलग तरीके की कॉस्ट रहती है, जैसे कि सेइंग कॉस्ट रहती है, वेयर हाउसिंग रहती है, लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब इसके अंदर होल्डिंग कॉस्ट में आती है। वहीं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर होल्डिंग कॉस्ट जो रहती है लार्जली वो रहती है सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी जो हमारा ब्याज रहता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो रहती हैं दोज आर वेरी मच फिजिकल इन नेचर। फिजिकल मार्केट जो है वो सीजनल रहती हैं, वहीं कैश मार्केट जो है दे आर ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर। और इसके अंदर जो मेजर फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कमोडिटीज में, वो रहते हैं कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई, उनकी कितनी है, और उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेगुलेशंस क्या है उस समय, और गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन है इसमें। वहीं जो फैक्टर्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करते हैं वो लार्जली रहते हैं ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस की, वो जो उस समय परिस्थिति चल रही होती है, वहीं एनटीटी की क्या परफॉर्मेंस है और टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये लार्जली कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारे गुड़ के जो वायदे हैं जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज्यादा पैदावार भारत में ही होती है, जो वर्ल्ड की अराउंड 60% ऑफ द प्रोडक्शन रहती है। तो इंडिया इज द नंबर वन इन टर्म्स ऑफ जैगरी प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में। जो हम अगर 2018 की बात करें, पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन जो था वो 13.6 मिलियन टन का था, यानी 136 लाख क्विंटल का। 60% उसमें से इंडिया में था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.17 मिलियन मेट्रिक टन यानी 81 लाख क्विंटल का था, जो कि 2017-18 से काफी बढ़कर, मतलब 2017-18 में 4.5 मिलियन टन का था, जो कि बढ़ के 18-19 में 8 मिलियन टन के आसपास का हो गया था। ब्राजील जो है दैट इज द मेजर एक्सपोर्टर, और यूएसए, चाइना, इंडोनेशिया ये लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं जैगरी के दुनिया में। और इंडिया के में जो मेजर स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, सबसे नंबर वन यूपी है जो 47% ऑफ द प्रोडक्शन करता है। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र जो 21% करता है। थर्ड नंबर पे कर्नाटका जो 8% है, और फिर तमिलनाडु जो 5% है। ये सारे के सारे आंकड़े आपके 2018 के हैं। और अगर हम इन चार स्टेट्स की बात करें तो ये मिलके अराउंड 80% ऑफ द प्रोडक्शन जो रहती है, वो प्रोडक्शन ये चार स्टेट्स कुल मिला के करते हैं। जो गुड़ का रॉ मटेरियल है वो है गन्ना, शुगर, और इसका जो सीजन रहता है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है। तो लार्जली शुगर मिल्स और जैसे गुड़ जो है वो लोकल इंडस्ट्री जो कोलू रहते हैं, कोलू में बनता है, तो वो भी साइमल्टेनियसली ही ऑपरेट करते हैं। और ये कुछ अराइवल के नंबर्स हैं जो हमने एगमार्क नेट से लिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 2018-19 में अराउंड 14,000 टन का अराइवल जो था वो देखा गया था मंडी में। ये गुड़ की जो वैल्यू चेन है उसके एक टिपिकल जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो किसान हैं, जो प्रोसेसर हैं और ट्रेडर हैं, तो लार्जली वो ही रहते हैं। तो इसका अगर हम एक स्टडी करें तो किसान गन्ना काटता है, और लार्जली जो उसका कोल्हू रहता है वो एक खेतों में ही रहता है जहाँ पे वो गुड़ बनाता है। और गुड़ बना के वो मंडी में या बाहर किसी एग्रीगेटर या कमीशन एजेंट या ट्रेडर को देता है, जो फिर फर्दर आगे इसको डोमेस्टिक रिटेलर और डोमेस्टिक कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जो उसके एंड कंज्यूमर होते हैं। इसके अंदर हर स्टेज पे इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू एडिशन हर स्टेक होल्डर करता है। जैसे फार्मर की बात करें, वो प्रोडक्शन करता है, उसको हार्वेस्ट करता है, और किसी हद तक वो स्टोर भी करता है। वहीं एग्रीगेटर और कमीशन एजेंट और ट्रेडर उसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में भूमिका निभाते हैं। जो प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस करने में, गुड़ बनाने में और उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग में अपनी हिस्सेदारी दिखता है, और रिटेलर उसको मार्केट करने में। अब इन सब जो रिस्क हमने देखे हैं उनको मिटिगेट करने के लिए एनसीडीएक्स ने गुड़ फ्यूचर्स लॉन्च किए हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि जो गुड़ का भाव है वो बहुत वॉलेटाइल है, और इस वॉलेटिलिटी के अंदर एक जो वायदा बाजार है वो एक
रिलायबल मैकेनिज्म का काम करता है टू मिटिगेट द रिस्क। और गुड़ के अंदर हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूअस इसके अंदर बढ़ोतरी होती रही है जो इसकी पैदावार है। और इसके अंदर कंसिडरेबल मतलब काफी हद तक जो 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 इसके अंदर जाता है वो फीड के अंदर जाता है। फीड के अंदर इसके अंदर काफी अराउंड 20 to 25% इसके अंदर जाता है फीड के अंदर। और इट हैज अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल फीड की जो कॉस्ट रहती है उसके ऊपर। So on the basis of huge production, it can be said that this commodity is available in large number and therefore there is no hindrance for introduction of the commodity in the futures market. ये कुछ ट्रेंड है स्पॉट और फ्यूचर के। जब 2015 तक गुड़ एनसीडीएक्स के फ्यूचर्स पे अवेलेबल था, तो ये स्पॉट और फ्यूचर का चार्ट है। और इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी अभी हमने हाल फिलहाल के सालों में देखी है, तो तकरीबन 19% की इसके अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो देखी गई है एनुअलाइज्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स पे लॉन्च हुआ है वो मुजफ्फरनगर यूपी का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर उसको ही बेसिस सेंटर रखा गया है मुजफ्फरनगर को, क्योंकि यूपी जैसा हमने पीछे देखा इंडिया में सबसे ज्यादा गुड़ यहीं बनता है अराउंड 47%। और उसमें मुजफ्फरनगर एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है और एक बहुत एक्टिव मंडी है इसके लिए। इसके आसपास बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और इसके भावों को एक बेंचमार्क माना जाता है गुड़ के भाव के लिए। एनसीडेक्स पे जो सौदे होंगे उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि जो टिकर सिंबल है वो सिंपल गुड़ रखा गया है। और जो भाव स्क्रीन पे आएंगे वो 40 किलो के आएंगे। और टिक साइज जो है वो 50 पैसे का है। और एक टिक साइज में जो टिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 125 रुपए की है और 1 रुपए में अराउंड 250 रुपए की वैल्यू है। जो क्वांटिटी वेरिएशन ±5%। बेसिस जो है वो एक्स कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस मुजफ्फरनगर रहेगा, जिसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ लोकल टैक्सेस बट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा। डिलीवरी लॉजिक जो है वो कंपलसरी डिलीवरी रहेगा। अब ये क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेन जो है सुक्रोज जो है वो ड्राई बेसिस के ऊपर अराउंड 75 to 80% मिनिमम रहना चाहिए। वहीं रिड्यूसिंग शुगर जो है वो मैक्सिमम 10 से 15% रहनी चाहिए। मॉइस्चर जो है वो 10% मैक्सिमम। और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि इसके अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है उसका जो मैक्सिमम है वो 150 ppm यानी कि 150 पार्ट्स पर मिलियन, ये इसके अंदर मैक्सिमम रखा गया है। वाटर इंसोल्यूबल मैटर जो है वो 1.5% मैक्सिमम है। और इसके अंदर जो एश इंसोल्यूबल है वो 0.3% है। तो इसके अंदर जो गुड़ रखेगा वो है आपका 100% ड्राई गोल्डन ब्राउन केन गुड़ ऑफ चाकू टाइप विच मीट्स द अबव स्पेसिफिकेशन शैल बी डिलीवरेबल एट मुजफ्फरनगर। तो लॉन्च कैलेंडर जो है अभी जैसे दिसंबर में लॉन्च हुआ है उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और जून के वायदे खोले गए हैं। वहीं जून 2000 में जनवरी में हम जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे सो हेंसफोर्थ एंड सो ऑन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आगे खुलते रहेंगे। अब हम इन्वेस्टर गाइडलाइंस की अगर कोई आपके सवाल हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये Q&A सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके कुछ सवाल हैं। बाकी ये इन्वेस्टर कुछ गाइडलाइंस हैं जो सेबी टाइम एंड अगेन अपना देता है इन्वेस्टर को जागरूक रखने के लिए, ताकि समझ के इन्वेस्ट करे। और ये इसमें डूज एंड डोंट्स हैं कुछ, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए कि वो सेबी और एक्सचेंज के सर्कुलर टाइम टू टाइम पढ़ता रहे, जो एक्सचेंज के वेबसाइट पे और सेबी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट नॉर्म है वो केवाईसी की, उसको टाइम एंड अगेन भरते रहना चाहिए और अपडेटेड रखना चाहिए। हमेशा बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के ऊपर इंसिस्ट करना चाहिए और हर ट्रेड के बाद उसको मैच करना चाहिए कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट हो। और हमेशा ट्रेड की जेन्युइननेस आप एक्सचेंज की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जो मार्जिन और एमटीएम ऑब्लिगेशन है उसे टाइम टू टाइम भरते रहें। डब्बा ट्रेडिंग के रिस्क से आप उसको समझें और उससे दूर रहें।
अपनी जो स्टेटमेंट है और जो डिपॉजिटरी की स्टेटमेंट है उसको रिकंसाइल टाइम टू टाइम आप करते रहें, और इसके अंदर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी या कुछ भी अगर इसमें डिफरेंस लगे तो उसको इमीडिएटली एक्सचेंज की जानकारी में या सेबी की जानकारी में लेकर आए। हमेशा अकाउंट पे ही चेक दें हमेशा, और हमेशा पीरियोडिकल स्टेटमेंट के ऊपर इंसिस्ट करें जो आप ब्रोकर आपको देता है। और अनऑथराइज्ड इंटरमीडियरी से कभी भी फंडिंग या वैसा कुछ आप ना करें, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड होते हैं और उसके अंदर एक्सचेंज कोई उसकी सेटलमेंट की गारंटी नहीं देता है। अब कुछ डोंट्स हैं, जैसे कि कभी आपको अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी से कभी डील नहीं करना है, कभी ऑफ मार्केट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। मार्केट में बड़े सारे लोग ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी रिटर्न्स के प्रोमिसेस करते हैं, उनसे आपको बचना है और बिना कुछ अपना रिस्क समझे कभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है, और अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये कुछ आप जानकारियों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें। तो थैंक यू। नाउ द फ्लोर इज ओपन। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनका हम जवाब दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है, गुड़ का सीजनैलिटी क्या है? तो सुब्रनील जी, गुड़ का जो सीजनैलिटी रहता है ये लार्जली हमारा जो गन्ने की सीजनैलिटी है उसके साथ ही रहता है। जो चीनी की और गुड़ की सीजनैलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। तो लार्जली ये अक्टूबर से बनना स्टार्ट होता है, अक्टूबर में इसका अराइवल स्टार्ट होता है आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ शुगर केन हैज स्टार्टेड, और ये मंडियों में अक्टूबर में आने लग जाता है, लेट अक्टूबर से, और ये अप्रैल तक आता रहता है। इनफैक्ट अर्ली मई में भी आता है, बट उसकी जो अराइवल है वो काफी घट जाती है। देन जून ऑनवर्ड्स एंड जुलाई ऑनवर्ड्स ये फिर कोल्ड से चलता है, कोल्ड वेयर हाउसेस में इसको रखा जाता है और फिर ये उसके थ्रू चलता है, और इसका सीजन जो खत्म होता है वो सितंबर में खत्म होता है। तो ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है और सितंबर में फिनिश होता है। तो ये इसकी सीजनैलिटी है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? अगर आप किसी का कोई भी सवाल है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये Q&A सेक्शन में आप अपना सवाल हमसे पूछिए, और हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का विस्तार से जवाब दे सकें। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपना सवाल Q&A सेक्शन में हमसे पूछिए। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कोई फर्दर किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं अपने सभी गेस्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और एनसीडीएक्स आगे भी ऐसे इवेंट करता रहेगा। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप उन सेशंस में अपनी ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने साथ लेके एक ट्रेड के लिए एक अच्छा अपना विचार बनाएं। सो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।